नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा साथी में। दोस्त, आज हम लोग आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का 27 सितंबर 2024 का सारे लगभग 30 क्वेश्चन हमें सही मिल गए हैं। चलिए उसको डील करते हैं। जिन दोस्तों का आने वाला समय एग्जाम है वो दोस्त इस क्वेश्चन को देखें, क्योंकि हर एक शिफ्ट में पिछले शिफ्ट से क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। और जो दोस्त एग्जाम दे दिए हैं वो इस क्वेश्चन को देखें और मिलाएं कि कितना उनका सही और कितना गलत है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, ध्वनि की गति सबसे ज़्यादा किस में होती है? ध्वनि की गति सबसे ज़्यादा किस में होती है? इसका आंसर होना चाहिए ठोस में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है। लेकिन वो बच्चों का कहना है कि कुछ ऐसे ऑप्शन दिया था कि ध्वनि की गति सबसे अधिक किस में होगा। उसमें एक ऑप्शन था प्लाज्मा, तो इसका आंसर प्लाज्मा होना चाहिए। ठीक है, वैसे ठोस में ध्वनि सबसे गति अधिक होती है, फिर द्रव में होता है और फिर गैस में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो साnchez ने कहां से C295 विमान उत्पादन के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया? तो देखिए, नरेंद्र मोदी जी गुजरात के बड़ोदरा में स्पेन के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर के C295 नामक विमान के उत्पादन के लिए, कि उसका विमान का उत्पादन गुजरात के बड़ोदरा में होगा, वहां पर टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किए। इसका आंसर होना चाहिए राइट, गुजरात के बड़ोदरा। डेट था 28 अक्टूबर 2024 को ये हुआ था। देखिए, अक्टूबर मंथ से क्वेश्चन पूछ लिया है, इसलिए आप लोग अक्टूबर नवंबर तक का करंट पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था कि पौधे में लचीलापन किसके लिए जिम्मेवार कौन है? दोस्त, मैं 20 दिसंबर सेकेंड शिफ्ट में पेपर दिया था और ये क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसी क्वेश्चन पूछा था कि पौधे में लचीलापन किसके कारण होता है, तो आंसर होगा कॉलेनकाइमा। क्या होगा? कॉलेनकाइमा। देखिए दोस्त, होता है पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, अस्क्लेनकाइमा। अस्क्लेनकाइमा पौधे में कठोरता प्रदान करता है, कॉलेनकाइमा जो होता है पौधे में लचीलापन देता है, और पैरेनकाइमा पौधे में फूड एवं पैकेजिंग का काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पैरामीशियम भोजन कैसे प्राप्त करता है? तो देखिए, पैरामीशियम पक्षमाभी पेशिया द्वारा अर्थात सीलिया के साथ मिलकर के ये गमन करता है और अपना भोजन प्राप्त करता है। ये आपका राइट आंसर होगा, सीलिया के साथ मिलकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में तने और जड़ों की लंबाई की वृद्धि का क्या कारण है? ये क्वेश्चन कह रहा है कि पौधे में तना और जड़ की जो लंबाई बढ़ती है उसके वृद्धि का कौन जिम्मेवार है? तो शीर्ष विभोजक। दोस्त कहेगा कि तना के शीर्ष में वृद्धि और जड़ के शीर्ष में वृद्धि कौन करता है? तो शीर्ष विभोजक करता है। आपसे पूछेगा कि तना के शीर्ष पर और जड़ के शीर्ष पर कौन होता है, तो आंसर होगा शीर्ष विभोजक। इस बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पौधे में 3 प्रकार के विभोजक होते हैं, शीर्ष विभोजक, पार्श्व विभोजक और मध्यनिष्ठ विभोजक। शीर्ष विभोजक जड़ों के नोक पर और पौधे के तनों की वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है और कलियों का निर्माण करता है। कौन? शीर्ष विभोजक। चलिए अगला क्वेश्चन है 6 नंबर कि लेंस के लिए आवर्धन सूत्र। दोस्त आपके एग्जाम में लेंस के लिए आवर्धन सूत्र आया था, तो लेंस के लिए आवर्धन सूत्र होता है V बट्टे में U। अगला क्वेश्चन आया था कि भार को मापा जाता है, तो दोस्त भार को मापते हैं न्यूटन में। ठीक है, किस मापते हैं? न्यूटन में। किलोग्राम को मापते हैं केजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्थान ने स्पोर्ट्स मार्केटिंग पर भारत की पहली पुस्तक का विमोचन किया है? ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, कह रहा है किस संस्थान ने स्पोर्ट्स मार्केटिंग पर, स्पोर्ट्स मतलब कि क्रिकेट के मार्केटिंग पर भारत की पहली पुस्तक लॉन्च किया? कौन सा संस्थान? तो वो संस्थान है खेल प्रबंधन के अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, खेल प्रबंधन अंतर्राष्ट्रीय संस्थान IISM, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। इसने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट ने भारत की पहली पुस्तक जो स्पोर्ट्स मार्केटिंग पर है उसका विमोचन किया है।
दोस्त अब करंट टफ आने लगे हैं। शुरू में 21, 22, इधर जो 20 जो शुरू के एग्जाम थे ना उसमें करंट अफेयर्स कुछ आसान थे, लेकिन अब के जो करंट अफेयर्स हैं थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स का लेवल बढ़ चुका है। 10 में से करंट अफेयर्स मुश्किल से 4-5 मारने वाले आ रहे हैं और ऊपर से निकल जा रहे हैं। लेकिन उसमें क्या था, उसमें 7-8 करंट अफेयर्स मारने वाले, हम खुद 6 करंट अफेयर्स मार कर आए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्ल और क्षार क्रमशः कौन सा आयन देते हैं। देखिए दोस्त, पानी में घुलकर अम्ल H+ आयन देता है और OH- आयन क्षार पानी में घुलकर देता है। चलिए नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन आपका आया था कैसे, सेम क्वेश्चन था कि बहुविखंडन में एक कोशिका कई भागों में विभाजित होता है, ठीक है, जबकि द्विविखंडन में एक कोशिका कितने भागों में टूटता है, तो 2 भागों में। और इसका आंसर होगा अमीबा। अमीबा क्या है, द्विविखंडन अभिक्रिया से खंडित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, अगर किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लगाया गया और उसका विस्थापन 3 मीटर हो गया तो कार्य कितना होगा। तो दोस्त वर्क बराबर होता है बल गुने विस्थापन, बल गुने विस्थापन। तो बल है 5 न्यूटन और कार्य है 3, तो 15 जूल आपका राइट आंसर होगा। इसका आंसर राइट क्या होगा मेरे दोस्त, 15 जूल। अगला क्वेश्चन आया था कि जानवरों में उसके अंग को किसके द्वारा निर्देश करते हैं। अब देखिए ध्यान से देखिए, हमारे जितने अंग हैं इस अंग को निर्देश कौन करता है। मान लिया हमको नीचे कांटा गड़ गया पैर में, तो कैसा पता चलता है कि हाँ नीचे में कांटा गड़ा, हम तो देखे नहीं है। तो इन सारे निर्देश को, मान लिया कि आपका हाथ आग के पास गया तो उस आग से अपना हाथ को हटाना है, ये निर्देश कौन देता है। तो हमारे पूरे शरीर में आप देखिएगा पीछे कपाल से पूरे एक मेरुरज्जु गया है, पूरा तंत्रिका तंत्र पूरा शरीर में फैले हुए तार की तरह। तो तंत्रिका तंत्र ही हमें निर्देश करती है अपने अंग के बारे में। तो इसका आंसर राइट आंसर होना चाहिए तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि -0.5 डायोप्टर के दृष्टि के लिए किस लेंस का उपयोग करेंगे। देखिए मेरे दोस्त, अगर डायोप्टर है कितना, तो 1 डायोप्टर का 1/f होता है ना। डायोप्टर जो क्षमता, लेंस की क्षमता है P बराबर 1/f। तो 1/f, अगर इसका मान माइनस में है, इसका मतलब फोकस दूरी क्या है, माइनस में है। तो यहाँ देखिए अगर डायोप्टर माइनस में है तो फोकस दूरी माइनस में है, और फोकस दूरी माइनस में किसका, किस लेंस का होगा, लेंस पूछा है ना, तो अवतल लेंस। तो इसका आंसर क्या होगा मेरे दोस्त, अवतल लेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था एग्जाम में, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन कहां से किया। दोस्त ये क्वेश्चन आया था कि नरेंद्र मोदी ने कितने परम सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया था, 3। अब क्वेश्चन पूछ दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन कहां से किया। तो दोस्त इसका राइट आंसर होगा कलकत्ता स्थित SN बोस राष्ट्रीय अनुसंधान विज्ञान केंद्र से नरेंद्र मोदी ने 3 सुपर कंप्यूटर का विमोचन किया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहां में आया था कि फेरस सल्फेट FeSO4 को गर्म करने पर क्या होता है, उसके लिए समीकरण दें। तो देखिए जब 2FeSO4 को गर्म करेंगे तो बनेगा Fe2O3, यही जंग का सूत्र है, SO2 और SO3। फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा। और आपका ऑप्शन में यही होगा, या समीकरण पूछा हो तो ये समीकरण हो जाएगा। चलिए आपके एग्जाम में नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि पानी में पहली बार जीवित कोशिका की खोज किसने की। देखिए दोस्त, पिछले शिफ्ट में ये क्वेश्चन ये आया था कि मृत कोशिका की खोज किसने की। ये 26 तारीख के 3rd शिफ्ट में क्वेश्चन आया था कि मृत कोशिका खोज किसने की। और हमने वहां बताया था कि जब मृत कोशिका पूछ चुका है तो जीवित कोशिका पूछ सकता है। आप लोग याद रखिएगा 1674 में लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका खोज की। देखिए आज क्वेश्चन पूछ दिया कि जीवित कोशिका खोज कब, किसने और कब की। तो देखिए जीवित कोशिका खोज लीवेनहॉक ने किया और 1674 ईस्वी में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था अमृत वृष्टि योजना किस बैंक की है। तो दोस्त अमृत वृष्टि योजना SBI बैंक की है, SBI बैंक की अमृत वृष्टि योजना है। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, निम्नलिखित में से कौन हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है। अब देखिए हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है टेंडन। कौन जोड़ता है,
टेंडन। अब हड्डी से मांसपेशी क्या में आ चुका है, तो हो सकता है अगले शिफ्ट में या आने वाले समय में हड्डी से हड्डी कौन जोड़ता है ये पूछ दे। इसका आंसर होगा लिंगामेंट। हड्डी से हड्डी जोड़ेगा लिंगामेंट और हड्डी से मांसपेशी जोड़ेगा टेंडन। आप याद रखिएगा, जिन दोस्त का एग्जाम है ये तो उनको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछ रहा है, जोड़ के पूछ रहा है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है कि 12 ओम प्रतिरोध, यानी आर का मान दिया है आपका 12 ओम, आई का मान दिया है 2 एम्पियर, तो कह रहा है वोल्टेज क्या होगा, तो V बराबर सूत्र होता है I इंटू आर, यानी 12 दूनी का 24 वोल्ट आपका आंसर हो जाएगा। ये ओम का नियम पर है, ठीक है। और ओम के नियम में नियत ताप रहता है, ध्यान रखें, नियत ताप पर V समानुपाती I होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पदार्थ की मूल अवस्थाओं में किसमें कणों की गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी, तो उसका आंसर होगा प्लाज्मा। देखिए अगर पदार्थ की जितने मूल अवस्थाएं हैं तो उसमें कण की गतिज ऊर्जा सबसे अधिक किसमें होगी, प्लाज्मा। अब देखिए 4 ऑप्शन दिए होंगे, ठीक है, 4 ऑप्शन दिए होंगे ना, तो प्लाज्मा जो ऑप्शन है वो देखिए, प्लाज्मा जो ऑप्शन होगा ये जितने ये 3 और बाकी 3 होंगे ठोस के रूप में होंगे, जैसे लोहा होगा, लकड़ी होगा, ये सब होगा, लेकिन प्लाज्मा थोड़ा सा लिक्विड है ना, तो यहाँ पे गति ऊर्जा इसमें ज्यादा होगा। ठोस में गति, कणों के बीच गति ऊर्जा ठोस में कम होती है, उससे ज्यादा द्रव में होती है, सबसे ज्यादा गैस में होती है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे, तो 3 कहीं ना कहीं ज्यादा ठोस होंगे, लेकिन प्लाज्मा कुछ कम ठोस है। इसका राइट आंसर आपका जो मारे होंगे प्लाज्मा, उनका ये आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन आपके यहाँ में आया था कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में उत्तर प्रदेश के किस शहर को 3 लाख से 10 लाख आबादी वाले शहर को पहले स्थान पर रखा गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 के आधार पर उत्तर प्रदेश के किस राज्य को 3 लाख से 10 लाख आबादी वाले शहरों में प्रथम स्थान पर रखा गया है। इसका आंसर होगा फिरोजाबाद। तो ये कितना डीप क्वेश्चन दोस्त पूछ रहा है मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन अगर आप पढ़े होंगे तो कंफर्म मारिएगा, एक बार ना मारिएगा, ठीक है। इसका आंसर होगा फिरोजाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 53वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया है। देखिए दोस्त, सुप्रसिद्ध अभिनेत्री वहीदा रहमान को 2021 के दादा साहेब फाल्के पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट से पुरस्कृत किया गया। अब पूछेगा कि वहीदा रहमान, आने वाला शिफ्ट में क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि वहीदा रहमान जो है इन्हें 2021 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला है, ठीक है, कौआ मिला है, कौआ है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला उन्हें, तो 53वां। तो आप ये ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा 53वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे का कौन सा भाग तने और पत्तियों के विपरीत दिशा में चलता है जो सूर्य के प्रकाश की ओर बढ़ता है। कह रहा है पौधे, देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन ऐसे पूछा होगा, ठीक है, कि पौधे के जो तना है और पत्ती है सूर्य की दिशा की ओर अगर गमन करते हैं तो उससे क्या कहते हैं, प्रकाशानुवर्तन, ठीक है, प्रकाशानुवर्तन। इसका राइट आंसर होना चाहिए प्रकाशानुवर्तन। ये कंफर्म बच्चों द्वारा आंसर नहीं बोल पाया गया है, तो जैसे वो बोला वैसे मैंने लिख दिया हूं, ठीक है। अगर कोई पौधे का प्रकाश की ओर गति करेगा तो प्रकाशानुवर्तन, और प्रकाश के विपरीत में कहता है विपरीत प्रकाशानुवर्तन। अगर नीचे की ओर करेगा धरती की ओर तो कहेंगे गुरुत्वानुवर्तन, और ऊपर की ओर कहेगा विपरीत गुरुत्वानुवर्तन, ठीक है। चलिए आपका अगला एग्जाम में क्वेश्चन आया था मेरे दोस्त, जठर रस का पीएच मान कितना होता है। तो जठर रस का पीएच मान मेनली 2 से 5, अर्थात अगर एग्जैक्ट आप देखोगे ना तो 1.5 से 3.5 के बीच होता है। अब आप जो आपके ऑप्शन में मिलेगा 2 से 5 के बीच, आपके ऑप्शन में जो मिलेगा वो आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, देखिए मुसलमान वक्फ संशोधन लोकसभा में पेश कब किया गया। दोस्त 26 तारीख के दिन ये क्वेश्चन पूछा था कि मुसलमान वक्फ संशोधन जो लोकसभा में पेश किया गया उसका उद्देश्य क्या था। 1923 के जो मुसलमान वक्फ विधेयक नियम था उसे रद्द करना, ये उद्देश्य था। अब कह रहा है कि कब पेश किया गया, तो ये पेश किया गया है 8 अगस्त 2024 को।
8 अगस्त 2024 को, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 किस राज्य ने जीता। कुछ दोस्तों का कहना है कि जूनियर हॉकी पूछा था, लेकिन अधिक लोगों का कहना था कि सीनियर हॉकी पूछा था। ठीक है, तो 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 किस राज्य ने जीता। इसका आंसर होगा उड़ीसा ने जीता, हरियाणा को 5-1 से हराकर। इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे में लचीलेपन का कारण, अब बताएं ऊपर हम कि लचीलेपन का कारण कॉर्नकाइमा होता है मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परम सुपर कंपनी को उदाहरण कहां किया गया, ये तो आप जानते ही हैं, हम बताए हुए हैं, कलकत्ता में किया गया। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कौन सा विलियन का गुण नहीं है। देखिए दोस्त, कौन सा विलियन का अनुसंख्यक गुण नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन था। तो देखिए अनुसंख्यक गुण पूछेगा, विलियन का अनुसंख्यक गुण तो पृष्ठ तनाव नहीं है। उस आप जो आंसर मारे होंगे उसका आंसर राइट आंसर होगा पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव अनुसंख्यक गुण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि पीएम विश्वकर्मा योजना का बजट कितना है। तो दोस्त पीएम विश्वकर्मा योजना भारत सरकार द्वारा 13,000 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। पीएम विश्वकर्मा योजना में 13,000 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान किया गया है पीएम विश्वकर्मा योजना में। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए दोस्त, योजना में मतलब पीएम विश्वकर्मा योजना में 30 लाख दस्तकारों मतलब कामगारों को वित्तीय वर्ष 2023-24 से 27-28 तक लाभान्वित किया जाएगा। कितने, अब अगले एग्जाम आपसे पूछ सकता है कितने कामगारों को इससे लाभान्वित मिलेगा। पीएम विश्वकर्मा योजना में कितने कारीगरों को, मजदूरों को, कामगारों को लाभ मिलेगा। 30 लाख। कब से कब तक, 23-24 से 27-28 तक। इसके लिए कितने बजट में पैसे किए गए हैं, तो 13,000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था कि गुजरात के किस जिले में प्रधानमंत्री ने डेटा सेंटर खोला है। देखिए दोस्त, ऐसे ऐसे करंट आ रहे हैं ना जो छुपा रुस्तम करंट है, जो शायद आप बहुत कम ही पढ़े होंगे। दोस्त इस पर रिस्क नहीं लेना है। ठीक है, गुजरात सरकार ने राज्य की राजधानी गांधीनगर में गुजरात स्टेट डेटा सेंटर की स्थापना की है। हम लोग आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का 27 सितंबर का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन देखने वाले हैं। दोस्त मुझे 35+ क्वेश्चन मिल चुके हैं, एकदम सही सही क्वेश्चन है। जिन दोस्त का एग्जाम था वो अपना मिलाए कि उनका कितना गलत और कितना सही है। जो क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन जो नहीं मिले हैं वो कमेंट बॉक्स में उन क्वेश्चन को भेज दें। और जिन दोस्त का आने वाला एग्जाम है वो दोस्त इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि पिछले वाले शिफ्ट से क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। चलिए, और दोस्त मैं एक बात और आपको बता दूं कि आने वाले जितने भी एग्जाम होंगे, एनटीपीसी ग्रुप डी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, जितने भी, उन सारे एग्जामों का एनालिसिस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ करवाए जाएंगे। इसलिए आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है। बड़ी क्वेश्चन पूछा है मेरे दोस्त तारों के बारे में। तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन, जो कि क्वेश्चन हमारे भी एग्जाम में पूछा था, मतलब 20 तारीख के सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ था, फिर रिपीट कर रहा है क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किन कारण से, अगला क्वेश्चन था कि किन कारण से तारे कभी कभी धुंधला या डिम दिखाई पड़ते हैं। देखिए दोस्त, वायुमंडलीय घनत्व अगर अधिक हो जाता है तो कभी कभी तारे धुंधले दिखाई देने लगते हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन सही है मेरे दोस्त, क्योंकि मेरा दोस्त एग्जाम देने गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर किसका SI मात्रक है, तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का। गुरुत्वाकर्षण नियतांक अर्थात बड़े जी का SI मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, और छोटा जी का मान 9.8 होता है, और इसका SI मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी किए गए कार्य को मापना है तो आप किस मात्रक का उपयोग करेंगे, तो उसका ऑप्शन में था जूल,
मतलब सीधा वैसे क्वेश्चन कह रहा था कि अगर किसी आप कार्य को कर रहे हैं तो उसको मापना है तो किस मात्रक का प्रयोग करेंगे, माने कार्य का मात्रक क्या है, तो जूल। अगर ऐसे दिया होगा केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये हो जाएगा ऑप्शन। हालांकि आपका जूल था तो जूल होगा, या फिर अगर आने वाले समय में अगर पूछेगा तो ये केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था कि किस कारण से तारे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो देखिए दोस्त, ये क्वेश्चन का आंसर होगा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण जितने तारे हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। एक क्वेश्चन ये था कि प्लस 2.3 आवर्धन वाला लेंस कौन सा होगा, माने वह लेंस जिसका आवर्धन होगा प्लस होगा तो उत्तल, बस माइनस होगा तो अवतल। प्लस 2.3 आवर्धन वाला लेंस क्या होगा, तो उत्तल लेंस। प्लस रहेगा तो उत्तल, माइनस रहेगा तो अवतल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बिंदु के आकार का कब बनेगा, माने अगर कोई उत्तल लेंस है, ये उत्तल लेंस है, सॉरी उत्तल दर्पण है, वहां पे उत्तल दर्पण है, तो प्रतिबिंब बिंदु के आकार का कब बनेगा, माने सबसे छोटा कब बनेगा, जब बिंदु F पर बनेगा। और F पर ध्यान से देखिएगा, F पर अगर देखा जाए दर्पण पर, यहाँ पे अगर ये उत्तल दर्पण है तो ये किरणें जो आती हैं और यहाँ से यहाँ पे अभिसरित होती प्रतीत होती है, यहाँ से अभिसरित होती प्रतीत, मतलब यहाँ से ऐसे जाती है, लेकिन ये डॉट 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 लाइन यहाँ पे दर्पण के पीछे यहाँ पे प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब बनता है। जब उत्तल दर्पण में प्रकाश की किरणें समानांतर आती है तो उत्तल दर्पण में दर्पण के पीछे आभासी प्रतिबिंब बनता है और बहुत छोटा बनता है। देखिए इसका ऑप्शन इस प्रकार था, इसका ऑप्शन था फोकस पर और दर्पण के आगे, फोकस पर और दर्पण के पीछे, तो यही आंसर में दोस्त सही होगा। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बिंदु के आकार का बनता है F पर, और F पर किधर बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, ऐसे या यहाँ बनेगा। जब ये प्रकाश की किरणें ऐसे लौटती है तो ये डॉट 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 लाइन से आपको यहाँ पे मिलती है। तो इसका राइट आंसर होगा फोकस पर लेकिन दर्पण के पीछे, ये ऑप्शन बी होगा। जो आगे मारे हो गलती होगा। ठीक है, बहुत लोग को तो ये क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा था, क्वेश्चन कह क्या रहा है। ठीक है, तो कह रहा है उत्तल दर्पण प्रतिबिंब बिंदु का आकार कहाँ बनता है, तो फोकस पर लेकिन दर्पण के पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संतृप्त हाइड्रोकार्बन निम्न में से कौन है। ऑप्शन दिया था अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और अल्काइल। देखिए दोस्त, जितने भी अल्केन होते हैं ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, बाद बाकी अल्कीन और अल्काइन दोनों असंतृप्त है। तो आपका राइट आंसर होगा ए। एकदम सेम ऐसे ही ऑप्शन दिया था मेरे दोस्त, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। ठीक है, तो आपका आंसर होगा अल्केन। नेक्स्ट है कि ट्रिप्सिन एंजाइम कहाँ से स्रावित होता है। तो मेरे दोस्त, ट्रिप्सिन एंजाइम अग्नाशय से स्रावित होता है। ठीक है, देखिए अग्नाशय से 3 एंजाइम स्रावित होता है, एलएटी, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। और ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, लाइपेज वसा का पाचन करता है, और एमाइलेज जो है ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। तो ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है, प्रोटीन का। कल को आज पूछा है ट्रिप्सिन का कहाँ स्रावित होता है, तो अग्नाशय से। कल को पूछ लेगा कि ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है, तो ध्यान रखिएगा ये प्रोटीन का पाचन करता है। लाइपेज पाचन करता है वसा का, और एमाइलेज पाचन करता है कार्बोहाइड्रेट का, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन एक कोशिकीय जीव है। दोस्त, इस एक कोशिकीय जीव से क्वेश्चन आया था। देखिए एक कोशिकीय जीव अमीबा, पैरामीशियम, प्रोटिस्टा, युग्लिना, ये सब एक कोशिकीय जीव हैं। ये कंफर्म ये नहीं था कि ऑप्शन में क्या है, तो अब जिनका एग्जाम होगा वो देख लेंगे। चलिए, हालांकि ऑप्शन में अमीबा भी था, प्रोटिस्टा भी था, बच्चों का कहना है, सॉरी अमीबा भी था, पैरामीशियम भी था, बच्चों का ऐसा कहना है। लेकिन हो सकता है क्वेश्चन ये भी हो कि निम्न में कौन एक कोशिकीय जीव नहीं है, क्योंकि अमीबा पैरामीशियम दोनों है। तो ये क्वेश्चन वही बता पाएंगे जिनका एग्जाम है। अगर वो दोस्त देख रहे हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को पूरी तरह से सही लिख दीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल किया गया है? दोस्त, पहले शास्त्रीय भाषा की संख्या 6 थी, प्लस 5 और हो गई, कुल शास्त्रीय भाषा की संख्या 11 हो गई। देखिए, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली, ऐसे ऑप्शन दिए थे तुमने दोस्त। एक ऑप्शन में 5-5 ऑप्शन दिए थे, कंफ्यूजन हो जा रहा था कि हम कैसे मारें। ठीक है, ये नहीं दिया था कि निम्न में से कौन शास्त्रीय भाषा में शामिल किया गया है। ऑप्शन दिया था कि किन 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा में शामिल किया गया है, और ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ऐसे करके इतना 5-5 नाम दिए थे। इस आपका आंसर राइट होगा मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। देखिए, वर्तमान में शास्त्रीय भाषा की संख्या कुल 11 है। 5 तो अभी जुड़ा है, अब पहले से 6 था। अब पहले से 6, अब शास्त्रीय भाषा के बारे में क्वेश्चन पूछ चुका है, तो पहले से 6 भाषाओं को कब कब ऐड किया गया है हम देख लेते हैं। देखिए, सबसे पुराना भाषा शास्त्रीय भाषा है तमिल। सबसे पहले 2004 में तमिल को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। उसके बाद संस्कृत को 2005 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। 2008 में कन्नड़ और तेलुगु को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। मलयालम को 2013 में, और 2014 में उड़िया भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। अब दोस्त, एक और क्वेश्चन आया था, इससे पहले क्वेश्चन आया था कि खेलो इंडिया 26 तारीख के लास्ट शिफ्ट में, 26 तारीख के थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन था कि खेलो इंडिया जो विंटर गेम है वो सबसे अधिक पदक उसमें किसने जीता। अब क्वेश्चन पूछ लिया है कि खेलो इंडिया विंटर गेम, यानी खेलो इंडिया शीतकालीन गेम कहाँ हुआ है। तो दोस्त, ऐसे ऑप्शन दिया था, ऑप्शन ए श्रीनगर जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी लेह लद्दाख, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो आपको मालूम होगा खेलो इंडिया विंटर गेम हुआ है लेह लद्दाख में, और गुलमर्ग J&K जम्मू कश्मीर। जो जम्मू कश्मीर देखा होगा धाए सेंसर मारा जम्मू कश्मीर, लेकिन यहाँ कंडीशन दिया है श्रीनगर दिया है जम्मू कश्मीर, लेकिन नहीं, ये नहीं आंसर होगा। क्यों? कि गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में यह आयोजन हुआ है, अब प्लस में लेह लद्दाख में हुआ है। तो देखिए, लेह लद्दाख ऑप्शन में है ना, गुलमर्ग जम्मू कश्मीर नहीं है, तो इसका आंसर सी होगा, लेह लद्दाख होगा। गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में हुआ, ना कि श्रीनगर जम्मू कश्मीर में हुआ है। तो बहुत लोग आंसर ए ही मार दिए हैं। ठीक है, इसका आंसर हुआ लेह लद्दाख। अगर ऑप्शन में रहता गुलमर्ग जम्मू कश्मीर तो ए एंड बी दोनों होता, मैं मानता, लेकिन ऑप्शन में सिर्फ ये था लेह लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो लिपिड एवं प्रोटीन की। देखिए दोस्त, कोशिका झिल्ली बनी होती है लिपिड एवं प्रोटीन के। कोशिका झिल्ली को हम प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, और यह अर्ध पारगम्य होती है। जो कोशिका भित्ति होती है ये पारगम्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मेद नाम यात्रा जो पर्व है जो आदिवासियों द्वारा मनाया जाता है, यह किस राज्य का पर्व है? ये राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना राज्य का पर्व है मेद नाम यात्रा पर्व। ये बहुत भी है दोस्त, ये एसएससी जीडी में कई बार ये आ चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिवाली के अवसर पर प्रधानमंत्री स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए किस थीम का आह्वान किए हैं? देखिए दोस्त, मैं इस क्वेश्चन को कंफर्मेशन नहीं देता, लेकिन कुछ बच्चों को कहना था कि ऐसा क्वेश्चन था, कुछ कहना था नहीं इससे अलग क्वेश्चन था। तो देखिए, अगर ऐसा क्वेश्चन आया हुआ कि दिवाली के शुभ अवसर पर स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए किस थीम का अवलोकन प्रधानमंत्री किए थे, तो वोकल फॉर लोकल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक आया था विभवांतर का सूत्र, मतलब इस सूत्र पर एक न्यूमेरिकल था। ठीक है, V बराबर IR इंटू पर एक न्यूमेरिकल था। इस पे न्यूमेरिकल 26 तारीख से ही पूछ रहा है, 26 को तीनों सीट में से न्यूमेरिकल था। मेरुरज्जु यानी रीढ़ की हड्डी कौन से उत्तक की बनी होती है? आपके ऑप्शन में था तंत्रिका उत्तक, इसका राइट आंसर होगा तंत्रिका उत्तक। देखिए, इस बारे में कुछ जान लेते हैं। मेरुरज्जु यानी रीढ़ की हड्डी तंत्रिका उत्तक से बनी कोशिकाओं को न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका कहते हैं। मेरुरज्जु के जो रीढ़ की हड्डी होती है तंत्रिका उत्तक से बनी होती है, और उनकी कोशिकाओं को न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका कहते हैं। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच अक्टूबर 2024 में रूस के कजान शहर में ब्रिक्स का आयोजन हुआ था। वहां पे इनकी द्विपक्षीय बैठक हुई थी। उस द्विपक्षीय बैठक के दौरान इन पे किस मैटर पर बात हुआ, ये क्वेश्चन था। तो इसका आंसर होगा सीमा विवाद, और ऑप्शन में भी सीमा विवाद था। तो जो मारे हुए सीमा विवाद और उनका राइट आंसर है मेरे दोस्त। अगला, केंद्रीय बजट 2024-25 में युवाओं के लिए किस योजना की घोषणा की गई? तो आंसर था पीएम इंटर्नशिप योजना।
युवाओं के लिए किस योजना की घोषणा बजट में की गई? तो पीएम इंटर्नशिप योजना। अगर क्वेश्चन सर दोस्त अगर क्वेश्चन ये भी पूछा होगा कि केंद्रीय बजट 2024 में युवाओं के लिए रोजगार और कौशल प्रशिक्षण से जुड़ी कितनी योजना की घोषणा की गई, तो इसका आंसर होगा 5। या तो ये क्वेश्चन था या तो ये क्वेश्चन था, मैं श्योर हूं कि ये क्वेश्चन था। बात देख लीजिएगा, ये इसी में कोई एक क्वेश्चन था। ठीक है, युवाओं के लिए एक बजट पेश किया गया है युवाओं के लिए, और कौन सा योजना है? पीएम इंटर्नशिप योजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने छठे चेस रैपिड फीडे स्टेट शतरंज चैंपियनशिप की मेजबानी की है? क्वेश्चन था कि हाल ही में किस यूनिवर्सिटी ने, ठीक है, हाल ही में किस यूनिवर्सिटी ने छठे रैपिड फीडे स्टेट शतरंज चैंपियनशिप का मेजबानी किया? तो इसका राइट आंसर होगा आईआईटी मद्रास। क्या होगा? आईआईटी मद्रास। किस यूनिवर्सिटी ने, क्वेश्चन ऐसा था, किस यूनिवर्सिटी ने? तो आईआईटी मद्रास, यूनिवर्सिटी मद्रास ने में छठे रैपिड फीडे स्टेट शतरंज टूर्नामेंट की मेजबानी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिज और प्रोटीन कौन सी कोशिकाओं में एकत्र होता है? माने कैसी कोशिकाओं में खनिज और प्रोटीन दोनों पाए जाते हैं? तो लीवर की कोशिकाएं, लीवर की कोशिका में खनिज और प्रोटीन दोनों मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन की सजातीय श्रृंखला क्या है? देखिए, कार्बन की सजातीय श्रृंखला से आप क्या समझते हैं, उसके बारे में एक लंबा ऑप्शन दिया था, क्वेश्चन दिया था। ठीक है, तो ये उसका आंसर होगा, कार्बन की सजातीय श्रेणी कार्बनिक यौगिकों की एक ऐसी श्रृंखला है। मैंने क्वेश्चन था कि कार्बन की सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं? तो कार्बन की सजातीय श्रेणी कार्बनिक यौगिकों की एक ऐसी श्रेणी है जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार के कार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, पुरुष नसबंदी किस में होता है? तो अंडकोश में होता है। अंडकोश में पुरुष नसबंदी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारावाही प्रणाली का व्यवहार करती है? तो ऑप्शन में था छड़ चुंबक की भांति। इसका आंसर होगा छड़ चुंबक। धारावाही प्रणालिका किसकी भांति काम करती है? तो छड़ चुंबक की भांति। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कोशिका विभाजन की खोज किस वैज्ञानिक ने की? वाल्थर फ्लेमिंग। अगर यह क्वेश्चन आया होगा तो मेरे दोस्त कि कोशिका विभाजन की खोज किस वैज्ञानिक ने किया, इसका आंसर होगा वाल्थर फ्लेमिंग। कोशिका विभाजन की खोज जर्मनी के वैज्ञानिक वाल्थर फ्लेमिंग ने 1882 ईस्वी में कोशिका विभाजन को माइटोसिस माने समसूत्री विभाजन नाम दिया। माने सबसे पहले कोशिका विभाजन 1882 में वाल्थर फ्लेमिंग ने इसकी खोज की और माइटोसिस समसूत्री विभाजन इसका नाम दिया। कौन? वाल्थर फ्लेमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर कोई गाड़ी 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से मंद हो रही है, माने त्वरण ऋणात्मक दिया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 10 सेकंड में रुक जाती है और टी का मान दिया है 10 सेकंड, तो उसका विस्थापन क्या होगा? उसका विस्थापन क्या होगा? तो देखिए v बराबर 0 होगा और u का मान पूछ रहा है और u कुछ होगा। इसका विस्थापन आपसे पूछ रहा है, इसका विस्थापन क्या होगा? मतलब s का मान आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो आप यहां से u निकालिएगा और u निकाल करके v स्क्वायर यहाँ पे s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर में रखिएगा तो s का मान निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, कॉपर किससे अधिक अभिक्रियाशील होता है? देखिए 4 ऑप्शन था कि कॉपर किससे अधिक अभिक्रियाशील होता है। देखिए सबसे नीचे होता है प्लेटिनम, तब होता है Au, तब Ag और तब कॉपर। तो देखिए Ag से अधिक अभिक्रियाशील कौन है?
कॉपर है। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिए क्या होगा, सिल्वर। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त, सिल्वर। देखिए सबसे अधिक अभिक्रियाशील पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, सॉरी पहले होगा पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, ये सब ऊपर जाते हैं। नीचे से कौन आता है, प्लैटिनम, सोना, चांदी, कॉपर, हाइड्रोजन, नहीं तो कॉपर अधिक अभिक्रियाशील है किससे, सिल्वर से। इसका आंसर होगा सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजनन प्रणाली जो पोषण प्रदान करता है वह वृषण है। मतलब कह रहा है प्रजनन प्रणाली जो पोषण प्रदान करता है वो क्या है, तो वो है वृषण, मतलब टेस्टिस। क्या है, टेस्टिस। एक ही में टाइप हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष नसबंदी को क्या, अच्छा देखो वही क्वेश्चन है ना, पुरुष नसबंदी कहाँ होता है। देखिए यार अगर पूछा होगा पुरुष नसबंदी कहाँ होता है तो वृषण होगा। अगर पुरुष नसबंदी को क्या कहते हैं तो वैसेक्टोमी। क्या होगा, वैसेक्टोमी। और महिला के नसबंदी क्या कहते हैं, ट्यूबेक्टोमी। महिला के नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं और पुरुष के नसबंदी को कहते हैं वैसेक्टोमी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एरिथ्रोसाइट और मांसपेशी कोशिकाओं में पायरुविक एसिड किण्वन का उत्पादन क्या होता है, तो आंसर होगा लैक्टिक एसिड। मतलब क्वेश्चन कर रहा है एरिथ्रोसाइट और मांसपेशियों में जो पायरुविक एसिड का किण्वन होता है वो किस रूप में होता है, तो लैक्टिक एसिड के रूप में जम जाता है। इसी कारण हमारे पैरों में थकान होता है और दर्द होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतह क्षेत्र में वृद्धि, माने अगर क्षेत्रफल में वृद्धि किया जाता है तो वाष्पीकरण की दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्त अगर ऊपर का सतह का क्षेत्रफल बढ़ाया जाएगा तो वाष्पीकरण का दर तेज होगा। क्या होगा, वाष्पीकरण का दर तेज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिकांगों के किस समूह में अपना स्वयं डीएनए होता है। देखिए ऑप्शन दिया था कि किस कोशिकांग का अपना स्वयं का डीएनए होता है, तो मेरे दोस्त माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इसमें स्वयं का डीएनए और राइबोसोम होता है। तो ये दो जो अलग हैं, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो हैं इसमें अपना डीएनए होता है और अपना राइबोसोम होता है। तो आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, उभयचरों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। देखो उभयचर के हृदय में 3 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं, 3 कक्ष होते हैं। और सरीसृप के हृदय में भी 3 कक्ष होते हैं। मानव के हृदय में 4 कक्ष होते हैं, यह आप ध्यान रखिएगा। किसी जीव के रूप, रंग, आकार, प्रकार में परिवर्तन किस कारण होता है। एक क्वेश्चन शायद दोस्त ऐसा कुछ आया था कि किसी जीव के रूप, रंग, आकार, प्रकार में परिवर्तन किस कारण से होता है। आनुवंशिकता से होता है, विभिन्नता से होता है, कुछ ऑप्शन था जो एग्जैक्ट हमें ये क्वेश्चन नहीं मिल पाया है। 27 दिसंबर का 3rd शिफ्ट का मैक्सिमम क्वेश्चन मिल चुका है। एकदम ये क्वेश्चन 100% रियल एवं ऑथेंटिक है। दोस्त ये मेरा भाई एग्जाम देने गया था और वो क्वेश्चन बताया है, एकदम रियल क्वेश्चन है। आप खुद जो एग्जाम दिए हुए हैं उनको ये क्वेश्चन देकर मालूम पड़ रहा होगा। जिन दोस्तों का एग्जाम है आने वाले समय में वो क्वेश्चन को देखें, कैसे इसी टाइप के क्वेश्चन रिपीट किए जा रहे हैं और प्रीवियस शिफ्टों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसलिए हमारे द्वारा जितने भी क्वेश्चन पढ़ाए गए हैं, जितने शिफ्टों का एनालिसिस कराए गए हैं, आप जाकर उसे एक बार जरूर देख लें ताकि 2-4 नंबर का आपके एग्जाम में फायदा हो जाए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन था कि 2 लेंस जिसकी क्षमता क्रमशः 2 डायोप्टर प्लस 2 डायोप्टर, ये उत्तर लेंस का है, और -0.25 डायोप्टर है, तो संयोग क्षमता क्या होगा। तो दोस्त दोनों डायोप्टर जुट जाते हैं, संयुक्त डायोप्टर का निकल जाएगा। तो देखिए अगर +2 में -0.25 25 डायोप्टर जोड़िएगा तो आएगा +1.75 डायोप्टर। आपका ऑप्शन में यही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अवतल दर्पण में किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखने पर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। दोस्त अगर अवतल दर्पण में हम किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, अर्थात सी पर ही बनता है।
इसका राइट आंसर होगा वक्रता केंद्र वस्तु के बराबर बनता है और वास्तविक और उल्टा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था संवेग का SI मात्रक क्या होगा। तो संवेग का SI मात्रक होगा, यहां होगा मात्रा गुणे वेग, अर्थात केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड इसका राइट आंसर होगा। संवेग का SI मात्रक क्या होगा, केजी मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि जब किसी 10 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु को 2 मीटर तक उठाकर किसी गाड़ी में फेंका जाता है, 10 केजी के वस्तु को 2 मीटर तक उठाकर गाड़ी में फेंका जाता है तो किया गया कार्य क्या होगा। देखिए दोस्त, जब वस्तु को आप 10 मीटर तक उठा रहे हैं, ठीक है, 2 मीटर तक उठा रहे हैं सॉरी, और 10 केजी की वस्तु है, तो ये यहां सूत्र लगेगा mgh। किया गया कार्य निकालने के लिए यहां पे mgh लगेगा। तो देखिए m मतलब द्रव्यमान कितना है 10 केजी, mgh हो ना, mgh, m कितना है 10 केजी। अब जो g का मान 9.8 और h ऊंचाई कितना है 2 मीटर, गुना कीजिएगा तो यह आ जाएगा 98 गुने 2 यानी 196 जूल आपका राइट आंसर होगा। लेकिन आपके ऑप्शन में 196 जूल नहीं था, ये एग्जैक्ट 196 जूल होगा। आपके ऑप्शन में था 200 जूल, क्योंकि जी का मान वो 10 लिया था, ठीक है, जी का मान वो कितना लिया था 10 लिया था, तो राइट आंसर कंफर्म आंसर 196 होगा। लेकिन आप यहाँ पे जी का मान 10 लिया था ऑप्शन में, तो आपका ऑप्शन में था 200 जूल, आपका ऑप्शन में कितना था 200 जूल, ठीक है। अगर 9.8 लीजिएगा तो एग्जैक्ट आएगा 196 जूल, और जी का मान 10 लीजिएगा तो आएगा 200 जूल, और आपके ऑप्शन में 200 जूल था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि अयोध्या के राम मंदिर को समर्पित स्मारक डाक टिकट किसने लॉन्च किया। देखिए दोस्त, नरेंद्र मोदी ने एक स्मारक डाक टिकट लॉन्च किया और अयोध्या के श्री राम मंदिर को समर्पित किया, अर्थात अयोध्या के श्री राम मंदिर के समर्पित एक डाक टिकट किया गया जो लॉन्च किया नरेंद्र मोदी ने। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था दोस्त। जिन भाइयों का आने वाले शिफ्ट में एग्जाम है वो देखिए नरेंद्र मोदी से लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है, तो नरेंद्र मोदी से जुड़ा जितना भी क्वेश्चन हो आप याद करके जरूर जाइएगा दोस्त। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहे हैं नरेंद्र मोदी से, तो आप किसी को छोड़िए मत। देखिए अब चैम्बर वाला क्वेश्चन पूछ चुका है कि उभयचर के हृदय में कितने चैम्बर हैं। ये सेकंड शीट में पेपर में क्वेश्चन था कि उभयचर के हृदय में कितने चैम्बर है, तो 3 चैम्बर है। तो आप क्या कीजिए कि सारे उभयचर वर्ग हैं, आपका सरीसृप वर्ग है, पक्षी वर्ग है, इन सबों का कितने चैम्बर किसमें होता है वो याद करके चले जाइएगा। इसका आंसर 3 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मनु भाकर ने ओलंपिक में कौन सा पदक जीता। देखिए दोस्त, मनु भाकर ने ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीती। मनु भाकर कुल मिलाकर 2 स्वर्ण पदक जीत चुकी है। मनु भाकर एक शूटिंग की खिलाड़ी है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था मेरे दोस्त, कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा। दोस्त जब ये जल के साथ अभिक्रिया करता है ना तो ये बनता है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस उष्मा। आप कभी देखे होंगे यही ना चूना है, जब चूना आप पानी डालिएगा तो बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और यही जब पानी में घोल देते हैं तो आग फेंकता है नहीं, और इसी को फिर हम पेंट करते हैं। और जब ये पेंट हम लगाते हैं तो देखिएगा जिस दीवार पर पेंट लगाएंगे शुरू में गीला दिखेगा, बाद में जब सूख जाएगा तो चटकार व्हाइट दिखेगा, क्योंकि ये जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कैल्शियम जो हाइड्रोक्साइड है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये बाहरी CO2 से अभिक्रिया करता है और कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। जो भी दोस्त मेरा देख रहा है ये ध्यान रखे कि इस शिफ्ट में पूछ चुका है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया जब जल से होगी तो क्या बनेगा। तो नेक्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ सकता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वातावरण के कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर क्या बनाता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट, और यही कैल्शियम कार्बोनेट चपक जाता है और चमकने लगता है, ठीक है। यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस
जल मिलकर बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल मिलकर बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 मिलकर बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, नेक्स्ट यही समीकरण लिखे हम। अगला क्वेश्चन आया था, कोशिका झिल्ली में क्या नहीं होता। देखिए दोस्त, कोशिका झिल्ली में क्या नहीं होता, कोशिका झिल्ली किन किन चीजों मतलब कोशिका झिल्ली जिन जिन चीजों से मिलकर बनी होती है उसमें क्या नहीं होता है। कोई एक ऐसा ऑप्शन था जिससे कोशिका झिल्ली मिलकर नहीं बनी हुई होती है, ऐसा बच्चों ने बताया है, लेकिन कंफर्म क्वेश्चन क्या था नहीं पता। ध्यान रखिए, कोशिका जो झिल्ली है लिपिड एवं प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आया था कि पीएम विश्वकर्मा योजना का बजट क्या था। दोस्त ये सेकंड शीट में ही क्वेश्चन था कि पीएम विश्वकर्मा योजना का बजट कितना था। देखिए दोस्त, पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत 2023 से 24 से लेकर के 27-28 तक 13,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का प्रावधान ऐसा बजट में बताया गया है। ठीक है, यानी पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत 13,000 करोड़ रुपए बजट में पारित किए गए कि इतने खर्च किए जाएंगे। अब देखिए, अगर इससे क्वेश्चन पूछ चुका है कि इसका योजना का बजट कितना था, तो पूछ सकता है कि इस योजना का उद्देश्य क्या था। तो इस योजना का उद्देश्य देश के शिल्पकारों कारीगरों को देश के विकास के मुख्य धारा के साथ जोड़ना है। अर्थात पीएम विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य क्या है, जितने देश के शिल्पकार और कारीगर हैं उनको देश की मुख्य धारा, देश के विकास के मुख्य धारा के साथ जोड़ना है। ठीक है, और इसमें कितने हजार राशि का आवंटित की जाएगी, 13,000 करोड़। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था कि परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन मोदी जी कहाँ किए। परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन मोदी जी कहाँ किए। तो दोस्त यही पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, तो हम बताए थे कि परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन मोदी जी किए हैं, कलकत्ता में, पुणे में और दिल्ली में। 3 जगह परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन मोदी जी करते हैं। अब इसमें से आपके एग्जाम में कौन सा ऑप्शन था आप देख लीजिएगा, जो ऑप्शन होगा वही आपका राइट आंसर होगा। सेकंड शीट वाला में तो कलकत्ता ऑप्शन था। अब इसमें क्या ऑप्शन था आई डोंट नो, आपको पता होगा जो देखे होंगे। ऐसे जिन दोस्तों का एग्जाम होगा वो ध्यान रखेंगे, परम सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन मोदी जी किए थे। 3 परम सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किए थे, कलकत्ता में, पुणे में और दिल्ली में। नेक्स्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि मूलधन दिया था 9600, ठीक है, और दर दिया था दर दे दिया था 4%, टाइम दिया था 2 साल, और कह रहा था साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो साधारण ब्याज 9600 का आपका 8% इसका साधारण ब्याज होगा। तो 96 गुना 8, 8 6 48, 4 9 8 72 और 4 76, इसका ब्याज होगा 4,768 रुपया। जिन दोस्तों ने 768 मारा है उनका एकदम राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आया था एक अनुपात समानुपात से कि 3:2:1 का व्युत्क्रम अनुपात क्या होगा। व्युत्क्रम अनुपात क्या होगा, ठीक है, माने इनका उल्टा अनुपात क्या होगा। तो आप निकाल लीजिए, 2:3:6, इसका व्युत्क्रम अनुपात होगा 2:3:6। अब कैसे निकाले हैं तो वो तो आप पढ़े हुए हैं, ठीक है दोस्त। अगर इसको निकालना तो इसको ढक लीजिए, 2 गुना 1 2, इसका यहाँ ये निकालना है तो इसको ढक लीजिए, 3 गुना 1 3, इसका निकालना तो इसको ढक लीजिए, 3 दूनी का 6। इसका राइट आंसर होगा 2:3:6। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आया था, मोदी जी कहाँ 400 करोड़ रुपए को समर्पित स्मारक फास्ट रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन किया है। मतलब कह रहे हैं कि मोदी, देखिए मोदी जी से बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ है। एक पीएम विश्वकर्मा योजना मोदी जी ने लॉन्च किया, आपका फिर आ गया ये परम सुपर कंप्यूटर मोदी जी, फिर आ गया मोदी जी ने 400 करोड़ रुपए के लागत से एक फास्ट रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन किए हैं। वो फास्ट रिएक्टर प्लांट कहाँ लगा है, तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में फास्ट रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन मोदी जी करते हैं, जिसकी लागत कितनी है 400 करोड़
रुपए। इसका आंसर राइट आंसर का होगा तमिलनाडु। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि सोडा एसिड अग्निशामक में रसायन का प्रयोग करते हैं, माने जो अग्निशामक है ना, अग्निशामक में किस सोडा एसिड का प्रयोग करते हैं? तो देखिए दोस्त, अग्निशामक में सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा, हम बोले तो NaHCO3 का उपयोग करते हैं। ठीक है, जब इसे अग्निशामक में उपयोग करते हैं ना, ये CO2 गैस छोड़ता है अभिक्रिया करके, जिससे क्या होता है कि आग बुझ जाती है। तो पूछेगा अग्निशामक में किसका उपयोग करते हैं, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का यानी NaHCO3 का, और NaHCO3 को गर्म करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा यानी Na2CO3 बनेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछेगा कि सोडियम कार्बोनेट में कितने जल के मॉलिक्यूल होते हैं, तो 10 होते हैं। कितने होते हैं मेरे दोस्त? 10 जल के मॉलिक्यूल होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में किस गैस का उपयोग करते हैं? दोस्त आपको मालूम होगा कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड को जब जल से अभिक्रिया कराएंगे, नहीं तो ये बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब क्लोरीन से अभिक्रिया कराएंगे तो ये देगा CaOCl2, जिसे कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। तो कह रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में किस गैस का प्रयोग करेंगे, तो क्लोरीन गैस का प्रयोग करेंगे। ब्लीचिंग पाउडर बनाना होगा तो हमें क्लोरीन गैस का अभिक्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराना होगा। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट, देखिए पिछले सीट में क्वेश्चन पूछा था कि ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग क्या था। देखिए इसमें पूछा गया ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण कैसे होता है। दोस्त क्वेश्चन जुड़े आ रहे हैं एक दूसरे से। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए सूखे बुझे हुए चूने, देखिए ये बुझा हुआ चूना है, ये कली चूना, इसे कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना, मतलब कली चूना, इसे कहते हैं बुझा हुआ चूना को क्लोरीन गैस से अभिक्रिया कराएंगे तो ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देखिए फिर नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 अगस्त 2024 को किस राज्य में लखपति दीदी सम्मेलन में भाग लिए? किस राज्य के लखपति दीदी सम्मेलन में नरेंद्र मोदी ने 25 अगस्त 2024 में भाग लिए? तो आंसर होगा महाराष्ट्र के जलगांव में। महाराष्ट्र के जलगांव में लखपति दीदी सम्मेलन में नरेंद्र मोदी भाग लेते हैं। दोस्त एक बात बताएं आपको, ये बात तो है एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहे हैं एक एक टॉपिक से करीब 4-5 क्वेश्चन पूछ दे रहे हैं। किसी एक टॉपिक को पकड़ ले रहा है और 4-5 क्वेश्चन दे रहा है उससे। आप साइंस को भी देख लीजिएगा, किसी एग्जाम में प्रजनन से दे 5 क्वेश्चन, ठोस से दे 5 क्वेश्चन, ऐसे दे रहा है न्यूटन के नियम से दे 5 क्वेश्चन, ऐसे दे रहा है क्वेश्चन। पता नहीं कैसे क्वेश्चन सेट कर रहे हैं, हालांकि वो लोग तो भैया हम लोग से कहीं ऊपर होंगे। हमारी मांसपेशियों में ऐंठन के दौरान कौन सा अम्ल निर्मित होता है? दोस्त हमारी जो पैर की मांसपेशियां है, दौड़ने के बाद हमारे पैर की मांसपेशियां दर्द करने लगती है क्योंकि उसमें लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है, और लैक्टिक अम्ल के जमा होने से हमारी मांसपेशियों में दर्द होने लगता है। और उसका कायिक प्रवर्धन से संबंधित कौन है? देखिए कायिक प्रवर्धन, अगर कोई भी पौधा जड़ से, तना से और पत्ती से प्रजनन करता है उसे कहते हैं कायिक प्रवर्धन। हाँ, बीज से नहीं, बीज से लैंगिक हो जाएगा या लैंगिक हो जाएगा। कायिक प्रवर्धन किससे संबंधित है? तो कायिक प्रवर्धन जड़ से हो सकता है, तना से हो सकता है, पत्ती से हो सकता है, बीज से या फूल से नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर डी होगा। जो आप आंसर डी मारे होंगे, बीज मारे होंगे, तो आपका राइट आंसर सही होगा। यही 4 ऑप्शन था मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन था इसमें देखते हैं, कायिक प्रवर्धन के अलैंगिक प्रजनन का एक तरीका है। पूछेगा कायिक प्रवर्धन। अब देखिए कायिक प्रवर्धन से एग्जाम क्वेश्चन पूछ चुका है, अब आपसे पूछ सकता है कि कायिक प्रवर्धन कैसा प्रजनन है? अलैंगिक प्रजनन है। ठीक है, तो कायिक प्रवर्धन अलैंगिक प्रजनन का एक तरीका है, इसमें जड़, तना और पत्ती से उगाया जा सकता है पौधों को। जिसे देख लीजिए, ये गुलाब का फूल, उसका पेड़ काट लगा दीजिएगा, दाढ़ वो लग जाएगा। अगला एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, सूत्र था ये कि किसी पिंड पर लगाया गया बल F है,
उसे एफ के अनुदिश डी दूरी तक चलाया जाता है। माने वो पिंड है, कोई एक पिंड है, इस पर एफ बल लगाया जाता है और इसे इसी दिशा में डी दूरी तक चलाया जाता है, तो व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो दोस्त वर्क बराबर क्या होता है? बल गुने विस्थापन होता है ना। तो बल एफ है, विस्थापन कितना डी है, डी का राइट आंसर आपका होगा एफ इंटू डी। क्या होगा? एफ इंटू डी। अगर आप एफ इंटू डी मारे हैं तो आपका राइट आंसर सही होगा, एकदम ऑप्शन में यही था। अगला, इनमें से कौन संयोजी उत्तक है? देखिए दोस्त, ये ऑप्शन में नहीं मिला, लेकिन हाँ संयोजी उत्तक कौन है पूछा था। तो देखिए मेनली पूछता क्या है, हड्डी, ठीक है, रक्त और उपास्थि, तीन तो ऑप्शन पक्का हो, इसी में से कोई ऑप्शन होगा जहां तक मुझे मालूम है, ठीक है। हड्डी, रक्त और उपास्थि, इसी में तीन में से कोई ऑप्शन होगा, जो मारे होंगे सही होगा। लेकिन और भी होते हैं, कौन कौन होते हैं देख लेते हैं। रक्त, लसिका, उपास्थि, हड्डी, कंडरा, स्नायु, रज्जुक संयोजी उत्तक है। ये कंडरा वही है, हड्डी को मांसपेशी है, और स्नायु वही है, कंडरा को मालूम है, और स्नायु को बोलते हैं लिगामेंट, ठीक है। तो ये सारे सारे क्या हैं? संयोजी उत्तक है। लेकिन आपके एग्जाम में पक्का या तो हड्डी ऑप्शन होगा, या तो उपास्थि ऑप्शन होगा, या तो रक्त ऑप्शन होगा, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में इन्हीं तीन को प्रेफरेंस दिया गया है और एनसीईआरटी से आपका क्वेश्चन उठा रहा है, तो इसमें से कोई ऑप्शन में हो सकता है, क्योंकि संयोजी उत्तक में से कौन है पूछा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हाइड्रा किस प्रकार का प्रजनन करता है। तो देखिए दोस्त, हाइड्रा जो है ना अलैंगिक रूप से प्रजनन कर सकता है और लैंगिक रूप से ही प्रजनन कर सकता है। हाइड्रा लैंगिक और अलैंगिक दोनों रूप से प्रजनन कर सकता है। लेकिन आपके एग्जाम में है कि हाइड्रा किस प्रकार प्रजनन करता है, तो आपके एग्जाम पक्का या तो ये होगा या तो ये होगा, क्योंकि हाइड्रा पुनः जनन से प्रजनन करता है और मुकुलन से प्रजनन करता है। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि यही दो ऑप्शन होगा, क्योंकि एनसीईआरटी में यही तो दिया गया है दो को बारे में, और कुछ एक्स्ट्रा हाइड्रा के बारे में नहीं दिया गया है। हाँ, हाइड्रा एक बहुकोशिकीय जीव है, ऐसा एनसीईआरटी में लिखा है, ठीक है। और हाइड्रा पुनः जनन और मुकुलन दोनों द्वारा प्रजनन करता है। तो क्वेश्चन पूछा कि हाइड्रा का प्रजनन कैसे करता है, या तो ऑप्शन ये होगा या तो ऑप्शन ये होगा, और जहां तक मेरे को ज्यादा चांस लग रहा है कि मुकुलन ऑप्शन में होना चाहिए, ठीक है। अगर मुकुलन नहीं होगा तब पुनः जनन होगा, ठीक है। और हाइड्रा एक बहुकोशिकीय जीव है। क्या है मेरे दोस्त? बहुकोशिकीय जीव। इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। तो हाइड्रा अलैंगिक और लैंगिक दोनों विधि द्वारा प्रजनन कर सकता है। चलिए, एक है प्लानेरिया कि प्रजनन करने की विधि क्या है, तो पुनः जनन। प्लानेरिया पुनः जनन द्वारा प्रजनन करता है, आप याद कर लीजिए। और हाइड्रा जो है पुनः जनन और मुकुलन दोनों द्वारा करता है। नेक्स्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि कार्बन 12 C12 का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा। देखिए ये दोस्त, ये डायरेक्ट डिट्टू एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये 12th में भी है और 10th में भी है, सेम टू सेम, कि कार्बन 12 का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा। तो 12 डाल्टन, ये आपके एग्जाम में लिखा है। जब डाल्टन साहब ने परमाणु सिद्धांत की खोज कर रहे थे, तो उस समय कार्बन 12 का परमाणु द्रव्यमान मापे थे 12 डाल्टन। इसका मतलब वो बताए थे कि इसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है, इस कारण से इसका द्रव्यमान होगा 12 डाल्टन। ये डाल्टन साहब, आपका ऑप्शन है 12 डाल्टन था, तो राइट आंसर होगा 12 डाल्टन। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था कि हाल ही में महाराष्ट्र के किस जिले को भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य के तहत यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। मतलब हमारे समझ रहे हैं, यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है मराठा सैन्य, माने मराठाओं का सेनाओं का ये दृश्य दिखाता है, ठीक है। वो कौन है? तो रायगढ़ का किला। रायगढ़ का किला आप जान ही रहे हैं, मराठाओं का किला था, तो इसको यूनेस्को में शामिल किया गया है हाल ही में। तो क्वेश्चन पूछा कि हाल ही में महाराष्ट्र के किस किले को, जो मराठा सैन्य परिदृश्य को दिखाता था, उसे यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया है, तो रायगढ़ का किला। दोस्त आपसे पूछ सकता है कि यूनेस्को की 2024 की बैठक कहाँ हुई है, तो दिल्ली में हुई है, और कुल विश्व धरोहर स्थल कितने हो चुके हैं भारत में? 43। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, क्लोर अल्कली प्रक्रिया में कौन उत्पाद बनता है। क्लोर अल्कली प्रक्रिया में कौन उत्पाद बनता
है। दोस्त इसके समीकरण को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर क्लोर अल्कली प्रक्रिया से क्वेश्चन पूछ चुका है तो आने वाले शिफ्ट में इससे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। देखिए, अगर हम NaCl की अभिक्रिया जल से कराते हैं, अगर हम NaCl की अभिक्रिया जल से कराते हैं तो बनता है NaOH प्लस क्लोरीन प्लस जल। ये क्लोरीन बनता है, इसका इसी के कारण इसे क्लोर अल्कली प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो जब क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि क्लोर अल्कली प्रक्रिया में किस चीज का अभिक्रिया होता है, तो NaCl का जल से, माने लवण का जल से अभिक्रिया कराइएगा तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और जल बनता है। तो क्वेश्चन ये था कि कौन कौन से उत्पाद बनते हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन, इसमें से आपके जो ऑप्शन में होंगे वो आंसर होगा। ठीक है, और इस प्रक्रिया को क्लोर अल्कली प्रक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में 3 उत्पाद बनते हैं। आपसे पूछेगा कि क्लोर अल्कली अभिक्रिया में कितने उत्पाद बनते हैं, तो 3 उत्पाद बनते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक मैथ क्वेश्चन आया था मेरे दोस्त कि एक चुनाव में एक व्यक्ति को कुल मतों का 55% मत मिला और 20% मत अवैध घोषित कर दिया गया। तो चुनाव से क्वेश्चन पूछ रहा है किसी शिफ्ट में, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन पूछ रहा है। मान लीजिए कि 100 मत थे तो कुल मत को उसे 55% मिला, अर्थात उसे 55 मिला, और 20% मत अवैध घोषित कर दिया गया। इसका मतलब 80% मत वैध है। कितने हैं? वैध है। ठीक है, तो इसको कितना मिला? 55, क्योंकि कह रहा है कुल मतों का 55% मिला। इसको नहीं, इसका कुल मतों का मिला है 55%, यानी अगर 100 मत हुआ तो इसे 55 वोट मिले हैं। वैध मत कितने हैं? 80। इसका मतलब मेन गिनती इसी पर हुई होगी। इसको 55 मिला, इसको 25 मिला होगा ना, इसको 25 मिला होगा। यदि कुल वैध मतों की संख्या 75 है तो हारने वाले को कुल वैध मतों का कितना परसेंट मिला? देखिए, इसको 25 मिला, किसको मिला? परसेंट पूछा हमको, इससे काम नहीं है। इसको कितना परसेंट मिला कुल वैध मतों का? वैध मतों का यानी 25 मिला, हमें निकालना वैध मत पर गुना 100। आपका ये आंसर होगा 25%, 25/80 गुने 100 आपका पॉइंट में आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन अगर मेरी बात ध्यान सुनिए, अगर ये पूछा हुआ कि हारने वाले को, दूसरे व्यक्ति को कितना वोट मिला, कितना वोट में, यानी इसको 25% वोट मिला है, तो 7500 का 25% आप निकालिएगा। ठीक है, कितना निकालिएगा? 7500 का 25% 1850। अगर आपके क्वेश्चन पूछा कि हारने वाला कितना मत मिला, तो 1850। कितना परसेंट मिला, तो 25/80 गुने 100 आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ में आया था कि अमृत वृष्टि अभियान किस बैंक ने शुरू किया? तो SBI शुरू किया था। ये तो पिछले सेकंड शिफ्ट का पेपर था। नहीं, तो अमृत वृष्टि अभियान किस बैंक ने शुरू किया? SBI ने शुरू किया। अगला क्वेश्चन आया था कि हड्डियों और मांसपेशियों को कौन जोड़ता है? तो टेंडन को बोलते हैं में कांडरा, और हड्डी को बोलिए लिंगामेंट, जिसे बोलते हैं स्नायु। क्या बोलते हैं? स्नायु। ठीक है दोस्त, मुझे इतने ही पेपर क्वेश्चन मिल पाए हैं दोस्त। सारे के सारे क्वेश्चन हम 100% सटीक एवं ऑथेंटिक है। दोस्त, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है, हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है, तो हमारे वीडियो पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे परिवार को बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिन दोस्तों का आने वाला शिफ्ट में पेपर होगा वो इस नंबर पे मुझे क्वेश्चन भेज सकते हैं, मैं उसका एकदम सही आंसर दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं दोस्त, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपकी भी कुछ उद्देश्य होगा, आपका भी इस कुछ ना कुछ सोचकर इस वीडियो को देख रहे होंगे ताकि आने वाले पेपर में क्वेश्चन लगा सकूं, तो मैं आपका मदद कर सकूं, मैं इसके लिए वचनबद्ध हूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।